ठीक है, तो क्लास के इस सेकंड पार्ट में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास के इस सेकंड पार्ट में अब हम लोग कुछ CSIR नेट JRF में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग इसमें क्या देखेंगे, हम लोग इसमें डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन, इसके अलावा कुछ एक क्वेश्चंस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो हम लोग को क्या करना है, पढ़ने का हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी होंगे, पढ़ने का तरीका ये रहता है कि आपको सही क्वेश्चन जो भी सही आंसर है उसको ढूंढना है, और जो भी गलत ऑप्शन है वो गलत क्यों है उसको भी देखना रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, इन यूकैरियोटिक सेल डीएनए रेप्लिकेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है, ऐसा क्यों है? ये आपका जून 2024 में पूछा गया है। जून 2024 में पूछा गया सेशन फर्स्ट में CSIR नेट के। बोला जा रहा है कि पहला ऑप्शन है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट ओनली इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जीवन में भी रह रहा है। तो ऐसा तो कुछ भी दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ये तो जीवन में भी देखने को हम लोगों को मिल रहा है। दूसरा क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, है ना, ओरिजिन ऑफ रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स ORC, रिकॉग्नाइज ओरिजिन ओनली इन द एस फेज। ऐसा कुछ थोड़ी नहीं है भाई, आप लोगों ने बड़े अच्छे से प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन का, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन का, और वो जीवन पे ही आकर के हेलिकेज लोड हो रहा था। तो भाई जब हेलिकेज लोड हो रहा था तो हो कहाँ पे रहा था, ORC के पे ही तो लोड होगा ना। तो जब ORC पे लोड होगा, ठीक है, ORC पे लोड होगा, तो ORC पे लोड होगा तो रिकॉग्नाइज किए बिना ही लोड हो जाएगा क्या? तो जब ORC पे लोडिंग होती थी और एस पे एक्टिवेशन होता था, आप लोग को याद आ रहा होगा कौन क्या बनता था, CMG कॉम्प्लेक्स बनता था, CMG कॉम्प्लेक्स बनता था, है ना, CM MCM 227 और G मतलब जींस प्रोटीन, है ना, CDC45 MCM 227 और जींस कॉम्प्लेक्स मिल करके यहाँ पर MCM 227 को एक्टिवेट कर रहे थे। तो ये चीजें आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ी थी। तो ओवरऑल ओरिजिन ऑफ रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो केवल एस फेज में होता है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो दो बातें तो बहुत गलत बोल दी। तीसरी बात अगर हम लोग देखें, बोला जा रहा है MCM हेलिकेज गेट्स एक्टिवेट इन द एस फेज। अभी अभी मैंने बताया हाँ कि जीवन में लोडिंग होती थी और एस फेज में एक्टिवेशन होता था। तो सी वाला तो मुझे सही लग रहा है, सी वाला सही लग रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा शक हो रहा है। डी वाला फिर भी पढ़ना पड़ेगा हमको, डी वाले को, सी वाला तब तक सही नहीं बोल सकते हैं, हालांकि वो सही है ना, जब तक कि डी वाले को गलत ना बोल दे। यही करने का तरीका है, जब भी आप सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे, आपकी माइनस मार्किंग नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी माइनस मार्किंग। चलिए देखते हैं। बोल रहा है MCM हेलिकेज गेट्स एक्टिवेट इन द जीवन। नहीं यार, MCM जीवन में एक्टिवेट नहीं होता, जीवन में तो लोड होता है। एक्टिवेशन जो होता है वो केवल और केवल कहां पर होता है, एक्टिवेशन केवल और केवल ठहराता है कहां पर एस फेज में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, आंसर आया आपका सी वाला। क्या करेक्ट ही तो पूछ रहा था ना? हाँ ठीक है, करेक्ट पूछ रहा था। तो कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आपने क्लास में बड़ा अटेंटिव होकर के पूरी क्लास को देखा होगा, जो भी लाइव लेक्चर सुबह मैं लेता हूं, है ना, तो वहां से आप लोग क्वेश्चन ये कर पाओगे। क्या पहला क्वेश्चन सबका सी आ रहा था? आस्था, दिव्यांशु, दीप्ति मैम, शिवानी जी, सबका आ रहा था, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। कितना आसान क्वेश्चन। और देखो 2024 का, मैं कोई 2010 का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, एकदम ताजे ताजे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आप भाई देखिए, अगला एक ताजा सा क्वेश्चन और आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट, कथन जो है वो गलत है। ये भी जून 2024 सेशन 2 का आया है, दूसरे सेशन का आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोला फेज MU इज यूज टू क्रिएट इंसर्शन म्यूटेशन। पता नहीं साहब, पता नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता, आपने पढ़ाया भी नहीं, मुझे नहीं पता है। फेज P1 इज अ सोर्स ऑफ क्रीलॉक्स P रिकॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स। सर पता नहीं, क्रीलॉक्स भी पढ़ाऊंगा मैं।
ये क्वेश्चन क्यों ले आया, ये मैं ये ले आया हूँ कि देखो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, उसके बेस पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो पूछ रहा है वो इनकरेक्ट पूछ रहा है। थोड़ों से इंफॉर्मेशन के दम पे आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। फेज M13 हैज अ सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए। M13 के पास में सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए होता है। और फेज जो 5174 उसके पास क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। तो आपको याद आना चाहिए, जो फेज M13 आपने पढ़ा था, फेज M13 आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पहली बात तो ये ध्यान दो। फेज M13 के पास में क्या था, जीनोम, और उसमें उसमें किस तरह का डीएनए रेप्लिकेशन मोड था, जल्दी बताएं। रोलिंग सर्कल था या कुछ थीटा था, क्या था, आरसी था क्या, रोलिंग सर्कल था क्या उसके अंदर। फेज M13 मैंने पढ़ाया कि नहीं, जल्दी से पहले थम्स अप करिए आप। खूब अच्छे से पढ़ाया। उसमें डीएनए था, आरएनए था जीनोम के फॉर्म में। डीएनए था कि आरएनए था, अपनी अंतरात्मा से पूछो भाई। आरएनए वाले में तो कुछ मैंने बताया ही नहीं ऐसा, डीएनए ही हो रहा था वहां पे। और क्या वहां पे रोलिंग सर्कल पाया जा रहा था, थम्स अप करिए, थम्स डाउन करिए, कौन सा पाया जा रहा था। दीप्ति मैम कह रही रोलिंग सर्कल। तो देखिए दूसरे वाले का सी कितना आसान क्वेश्चन था भाई, और अभी 2024 में पूछा गया है ना। इस तरह से क्वेश्चन जब आने लग जाएंगे ना, तो आप लोगों का बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो दो क्वेश्चन तो मैंने झटके झटके में पूरा समझा दिया। अब तीसरे क्वेश्चन से मैं आंसर लेना शुरू करूंगा, देखते हैं कौन क्या आंसर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत छोटू सा है क्वेश्चन, चलिए आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और समय हुआ है सुबह का 9:22। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करके देखते हैं। चलिए बताइए, 22 मिनट, 2 मिनट का समय है, देखते हैं 2 मिनट में कौन आंसर दे पाता है इसका। टाइप करिए और आंसर दीजिए। बी आंसर आ रहा है। आस्था जी का भी बी आ रहा है, और दीप्ति मैम का बी आ रहा है, शिवानी जी का भी बी आ रहा है। अच्छा, जिन्होंने आंसर दिया मैं उनसे उम्मीद करता हूँ उन्होंने अनसॉल्व में आंसर देखे नहीं होंगे, अपने पास से दिया। जिन्होंने भी दिया बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छे से आंसर दिया, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बस अनसॉल्व में आंसर ना देखे हो। ठीक है, देखते। बोला जा रहा था क्लैंप लोडर, तीनों ने आंसर सही सही दिया है। दिव्यांशु अभी सोच रहे हैं, लेकिन सोचने में समय जा चुका है। बोला जा रहा था क्लैंप लोडर इज अ 5 सब यूनिट हेट्रोपेंटामर। भाई क्लैंप लोडर क्या था, क्लैंप लोडर, ठीक है, क्लैंप लोडर जो था वो गामा कॉम्प्लेक्स जिसको बोल रहे थे, वो 5 सब यूनिट से मिलके बन रहा था, बिल्कुल मिल रहा था, है ना, बिल्कुल मिल रहा था भैया। जो उसमें मेन जो कोर था वो टी था, TEA, टी कॉम्प्लेक्स, है ना। थीटा एप्सिलॉन और अल्फा हमने याद कराया था, है ना, हम लोगों ने याद कराया था। इधर भी थीटा एप्सिलॉन और अल्फा है, थोड़ा सा नीचे करते हैं। थीटा एप्सिलॉन और अल्फा है, थीटा एप्सिलॉन और अल्फा है। और इन दोनों दो चाय के प्यालियों को हाथ में पकड़े कौन चले आ रहे थे, ताऊ महाराज चले आ रहे थे, ताऊ जी चले आ रहे थे। कौन चले आ रहे थे, ताऊ चले आ रहे थे, ये ताऊ था, ये देखिए ताऊ। और नीचे क्लैंप लगा रहा था।
क्लैंप कौन सी यूनिट बना रहा था, किस यूनिट से क्लैंप बन रहा था, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, क्लैंप किससे बन रहा था? क्लैंप की यूनिट को क्या बोल रहे थे? देखते भाई कौन बतलाता है, जल्दी से बतलाएं। क्लैंप किसे बोल रहे थे हम लोग? अल्फा बीटा गामा किसे बोल रहे थे? बीटा। ठीक है, आस्था जी बता रही है बीटा, दीप्ति मैम भी बता रही है बीटा। ठीक है, तो बीटा यूनिट यहाँ पे लगी हुई थी। और इस क्लैंप को लोड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? तो यहाँ पर बीच में खूब ढेर सारे कॉम्प्लेक्सेस पाए जा रहे थे। ठीक है, ऐसे कुछ हम लोग बना देते हैं। ये 5 यूनिट, 1 2 3 4 5, और ये 5 कैसी थी? हेट्रोपेंटामेर बना रही थी। पांचों की पांचों सेम नहीं थी। हम कह रहे पांचों यूनिट आपको नहीं याद आ रही होंगी। गामा और डेल्टा तो याद आ ही रहा होगा ना, है ना? साई और काई वगैरह तो याद आ ही रहा होगा ना। तो ये सब यूनिट मिल करके क्लैंप लोडर का काम कर रही थी, क्लैंप लोडर का काम कर रही थी। ठीक है, बड़ा अच्छे से समझेंगे भाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन से पूरी बातें समझ जाए। जो पहली बार मान लो वीडियो, क्योंकि ये वीडियो अभी यूट्यूब पे भी हम लोग पब्लिक करेंगे, तो जब पब्लिक करेंगे तो जो लोग वीडियो ये देखेंगे उनको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। डीएनए पॉलीमरेज का कोर जो है वो थीटा एप्सिलॉन और अल्फा है। दोनों कोर आपस में जुड़े हुए बाय द हेल्प ऑफ टाउ यूनिट, है ना? यहाँ पर किससे चिपके हुए हैं? यहाँ पर हेलिकेज पाया जा रहा है, ये हेलिकेज लगा हुआ था बीच में। और नीचे क्या था? क्लैंप था इन द फॉर्म ऑफ बीटा था, है ना? और क्लैंप को लोड करने का काम कौन कर रहा था? क्लैंप लोडर। और ये क्लैंप लोडर जो काम कर रहा था वो एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम कर रहा था। इसको क्लैंप लोडर काम कैसे करता था? एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करता था। तो बोला जाता है क्लैंप लोडर इज अ 5 यूनिट हेट्रोपेंटामर दैट हेल्प्स इन द डीएनए रेप्लिकेशन, जो डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करेगा। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, क्योंकि ये हमसे गंदी बात पूछ रहा है, गलत बात पूछ रहा है। कि गलत बात कौन सी है वो बतलाएं जरा। नॉट करेक्ट। तो पहला पॉइंट तो सही हो गया। तो मतलब पहला पॉइंट सही है, बट ऑप्शन ये नहीं सही हो सकता है हमारे लिए। इन द एब्सेंस ऑफ एटीपी, अच्छा, एटीपी अगर एब्सेंट होगा तो क्लैंप लोडर अटेन्स अ स्पाइरल शेप। एटीपी अगर एब्सेंट होगा तो क्लैंप लोडर स्पाइरल शेप ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है कि क्लैंप लोडर पे जब एटीपी आके बाइंड करेगा, है ना, तो ये एटीपी जब क्लैंप लोडर पे आके बाइंड करेगा, मान लीजिए ये एटीपी हो गया, इस क्लैंप लोडर पे बाइंड करता है, तो बाइंड करने के बाद में क्लैंप लोडर जो है वो स्पाइरल शेप का होता है। मतलब अगर एब्सेंट होगा तो स्पाइरल नहीं होगा, अगर प्रेजेंट होगा तब स्पाइरल होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जहां पर भी नोट्स अपना अपडेट कर रहे हो वहां पे ऐड कर लेना कि एटीपी आकर के क्लैंप लोडर से बाइंड करेगी, और बाइंड करके क्या करेगी? क्लैंप लोडर को स्पाइरल शेप कर दे देगी। स्पाइरल शेप दे देने से क्या करेगा? वो क्लैंप को ओपन कर पाएगा, क्लैंप को ओपन कर पाएगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और जो टी है, टी थीटा एप्सिलॉन और रे, वो अपना काम अच्छा, थीटा एप्सिलॉन और अल्फा अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। तो ये वाली तो बात बहुत ही गलत हो गई। तो ये वाली बात क्या हो गई? गलत हो गई, और गलत हो गई तो ये ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। क्लैंप लोडिंग इज एटीपी डिपेंडेंट, बहुत सही बात बोल रहा है। द क्लैंप लोडर एंड डीएनए पॉलीमरेज कंप्लीट फॉर सेम सी टर्मिनल फेस ऑफ द क्लैंप। द क्लैंप लोडर एंड डीएनए पॉलीमरेज कंप्लीट फॉर द सेम टर्मिनल फेस ऑफ द क्लैंप, बहुत सही बात कह रहा है ये भी, है ना? डीएनए पॉलीमरेज और जो क्लैंप लोडर है वो सेम सीटीडी के लिए ही सीटीडी के लिए compete करता है। तो ओवरऑल आपका ऑप्शन बी सही हुआ। जिन लोगों ने बी ऑप्शन बोला था वो बहुत ही सही बात बोले थे। ठीक है, क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? जल्दी बतलाएं, दीप्ति जी को, शिवानी जी को, आस्था, दिव्यांशु। दिव्यांशु ने आंसर नहीं दिया है अभी तक कोई भी। फोर्थ वाला आंसर देते, बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। मेरे भाई फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दो। आस्था जी का फोर्थ में बी आ रहा है।
जो यूट्यूब पे डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं वो खुद भी सॉल्व करें, मन में सोचें, एक रफ रख लें, देखें कितनी अच्छी तैयारी। दीप्ति मैम का भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शिवानी जी का भी आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ मैं कि सही बात है, हो सकता गलत भी हो, पता नहीं। दिव्यांशु का भी आ रहा है, 2 बार भी लिख दे रहे हैं दिव्यांशु, कोई बात नहीं है। चलिए बस इतना ही टाइम मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए, अगर हो गया तो अच्छी बात है। अनुष्का जी का आंसर नहीं आया, क्या बात है भाई, रुको जरा देखते अनुष्का का आंसर आया कि नहीं आया, कर नहीं पाई क्या। अच्छा, अनुष्का का ही सबसे पहले आंसर आया था बी, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो बोल रहा था मेल्टिंग कर्व, द मेल्टिंग कर्व शोन बिलो आर 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग कर्व दिया जा रहा है। एक ये जो स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, ये कर्व हो गया आपका, ये कर्व चल रहा है ना। और जहां से यहाँ की तरफ भाग रहे हैं, तो हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का जो फ्रैक्शन है वो बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो मतलब हम लोग देखें तो यहाँ से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का मान लिया कि ये 50% हो गया, मान लिया कि ये पॉइंट जो हो गया, ठीक है, ये पॉइंट जो हो रहा है, ये पॉइंट इमेजिन कर लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट बना हम लोगों का, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये 50% है। यहाँ पे जो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो 50% है, मतलब इनडायरेक्ट हम ये भी कह रहे हैं कि सर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जब 50% सिंगल स्टैंडर्ड है तो डबल कितना बचा, 50%। अगर गिलास आधा खाली हो चुका है तो भरा कितना है, आधा, है ना। तो बात वही है, कुछ अलग बात नहीं है, 50-50 है। इस 50 को अचीव करने के लिए जो डीएनए 1 है, डीएनए 1 है, वो डीएनए 1 इस 50 को अचीव करने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस पे अचीव कर पा रहा है। इस 50 डिग्री सेल्सियस 50 को अचीव करने के लिए सीधी लाइन ही चली आ रही है, ये आ रही है ना, यहाँ पे कहीं अचीव हो रहा है। जबकि इसी 50 को और आगे बढ़ा रहे हैं और इसका 50 हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो डीएनए 2 का 50 हमको बाद वाले टर्म, इधर से बढ़ रहे हैं, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो डीएनए 2 का जो 50% है वो बाद में मिल रहा है। बाद में मिल रहा है का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ज्यादा टीएम है ना। बाद में मिल रहा मतलब इसका टीएम ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब इसके पास जीसी ज्यादा होगा, और एटी जो होगा वो कम होगा, है ना। इसी के जस्ट अपोजिट क्या होने वाला है, इसके अंदर डीएनए 1 के लिए जीसी जो है वो कम होगा और एटी जो है वो ज्यादा होगा। इतनी बात हम लोगों को इस ग्राफ को देख करके पता चल गई थी। ठीक है, जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आप ऐसे ही बता ले जाओगे। तो बोला जा रहा है डीएनए 1 हैज अ लोअर एटी कंटेंट देन डीएनए 2। डीएनए 1 के पास लोअर एटी नहीं, डीएनए 1 के पास तो हायर एटी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो गया आपका बहुत गलत। दूसरा ऑप्शन, है ना, दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, डीएनए 1 हैज अ लोअर जीसी। हाँ, डीएनए 1 के पास लोअर जीसी है इन कंपैरिजन टू डीएनए 2, सही है। डीएनए 1 सोल्यूशन हैज अ सीक्वेंस इंडिपेंडेंट डबल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ये पता नहीं कौन बहुत ज्यादा हाई फाई बातें बता रहा है, हटाओ इनको। डीएनए 2 हैज अ हाई नंबर ऑफ मिसमैच्ड, हाई नंबर ऑफ मिसमैच्ड वगैरह इस ग्राफ से पता ही नहीं चलेगा हमें। ये ग्राफ तो सिंपल टेम्परेचर और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के बीच की बात कह रहा है, यहाँ पर मिसमैचिंग तो पता ही नहीं चल पाएगी। तो ये भी गड़बड़ हो गया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। क्या सबको बात समझ में आ गई, सप्तऋषि को बात समझ में आ गई, अनुष्का जी को आ गई, बहुत आसान था। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है और ये 4 नंबर में पूछा गया था, थोड़ा सा छोटू करके देखते हैं इसको, ये है, ठीक है, 4 नंबर में पूछा गया था। जरा बतलाए फिफ्थ का आंसर। समय हो चुका है 9:35।
दीप्ति मैम को समझ में नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, हमारी उपयोगिता मेंटेन रहेगी, इंटीग्रिटी अखंडता। नहीं समझ में आने पे तो बहुत अच्छी बात है। आस्था मैम को भी नहीं आ रहा, दिव्यांशु जी का सी आ रहा, दिव्यांशु जी बार बार बता रहे हैं। अनुष्का जी का गलत है, डी आ रहा है, या पता नहीं, हो सकता अनुष्का का ही सही निकल जाए। चलिए देखते हैं भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है और आप कर ले जाते, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, देखते हैं दिव्यांशु जी, चलिए समझते हैं बात को। बोल रहा है द फॉलोइंग डीएनए पॉलीमरेज आर प्रोवाइडेड एज द सबस्ट्रेट फॉर द रेप्लिकेशन बाय डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, है ना। सबसे पहली बात तो हम लोगों को डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के बारे में पता होना चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो मेन डीएनए पॉलीमरेज है, जो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों जगह पे लोड होता है। लीडिंग स्ट्रैंड पे ये क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन कराता है एक ही बार में कॉन्टिन्यूअस मैनर में, और लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर पे रेप्लिकेशन कराता है और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनाने का कार्य करता है। इसकी खूबसूरती क्या है, इसकी खूबसूरती यह है कि इसके पास 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। ये बात आप ध्यान रखना, डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी इसके पास है 5' to 3', और ध्यान रखना है कि 3' to 5' इसके पास 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये कि इसके पास 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, इतना गंदा नहीं काटेंगे, ऐसे तो नहीं काटेंगे भाई। इसको हम लोग क्या करें, इसको कर दे रेड, रेड भी नहीं, कुछ और तरह से काट देते हैं। ठीक है, ये नहीं पाई जाती है ना, ये नहीं पाई जाती है, आप लोग ध्यान रखना, ये नहीं पाई जाती है। अब ठीक है, ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के पास क्या पाया जाता है। अब हम लोग से बोला था फॉलोइंग डीएनए मॉलिक्यूल आर प्रोवाइडेड एज द सबस्ट्रेट फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। हमने बोला कि डीएनए रेप्लिकेशन कराना है, चाहे डीएनए रेप्लिकेशन कराना हो चाहे आरएनए रेप्लिकेशन कराना है, 3 शुड बी फ्री, 3 फ्री होनी चाहिए और टेम्पलेट होना चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है 3 फ्री, इसका बस एक ही आंसर था, 3 हो जाए फ्री, 3 हो फ्री, और ये टेम्पलेट डिपेंडेंट है तो टेम्पलेट पाया जाए बस। अब देखो टेम्पलेट डिपेंडेंट है, 3 फ्री होगा, टेम्पलेट डिपेंडेंट होगा, तो ये कार्य बड़ा अच्छे से हो जाएगा। तो 3 शुड बी फ्री एंड टेम्पलेट शुड बी प्रेजेंट। तो देखते हैं 3 यहाँ पर है फ्री और उसके सामने इतना लंबो सा टेम्पलेट पाया जा रहा है, तो इसी 3 पे पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और एक्सटेंशन करा देगा आगे की ओर। तो पहले पे तो सबस्ट्रेट की तरह ये काम कर जाएगा। बी वाले में देखो 3 शुड बी फ्री, 3 है फ्री और टेम्पलेट भी पाया जा रहा है, तो टेम्पलेट पाया जा रहा है तो इधर एक्सटेंशन करा देगा। अच्छा, इधर से भी देखो 3 है फ्री और उसके सामने टेम्पलेट इतना बड़ा सा पाया जा रहा है, एक्सटेंशन करा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो दोनों तरफ से बहुत प्यारा क्वेश्चन हो सकता था, यहाँ पर दोनों तरफ से, हालांकि ये क्वेश्चन प्यारा तो हो जाता, हाँ प्यारा हो सकता था क्वेश्चन। ठीक है, बच्चे गलत कर सकते थे कि इसमें बाई डायरेक्शनल कहाँ पे पॉसिबल है, तो बाई डायरेक्शनल बी में पॉसिबल है। ठीक है, बी में पॉसिबल है, तो यहाँ पर तो दोनों तरह से रेप्लिकेशन हो सकता है, तो ए और बी दोनों सही है, दोनों पे रेप्लिकेशन पॉसिबल है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है दोनों सबस्ट्रेट की तरह काम करेंगे, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नीचे है, बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लिस्ट द मॉलिक्यूल्स दैट कैन नॉट फंक्शन एज अ सबस्ट्रेट। कौन फंक्शन नहीं करेगा सबस्ट्रेट की तरह, ये पूछ रहा है, कौन सबस्ट्रेट की तरह फंक्शन नहीं करेगा। तो भाई ए और बी तो करेंगे, और ए और बी जहां जहां दिख रहे हैं उनको हटा दो, ए हटा दो ए करेगा, बी हटा दो बी करेगा, ए और बी दोनों करेंगे। अब सी डी में बहुत कर्रा मुकाबला चल लिया है। अब देखो 3 शुड बी फ्री, 3 तो है फ्री बट टेम्पलेट शुड बी फ्री, बट हियर इन दिस केस टेम्पलेट नॉट प्रेजेंट, है ना। तो अगर टेम्पलेट नहीं प्रेजेंट होगा तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट तो है नहीं, तो ये काम नहीं हो पाएगा। 3 शुड बी फ्री, 3 तो फ्री है लेकिन सामने कोई टेम्पलेट नहीं है, सामने टेम्पलेट नहीं है तो ये कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, तो सी नहीं होने वाला, तो सी नहीं होने वाला है। तो अब देखो सी और डी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 4 नंबर का क्वेश्चन था। अब लास्ट आता है डी, आखिरी आखिरी बॉल तक मैच फंसा पड़ा हुआ है। अब देखो ये टुकड़ा मैं जोड़ा अलग करके बना दे रहा हूं,
ये आपको हो गए हो 3 प्राइम, है ना, ये हो गया 3 प्राइम, थोड़ा सा डिवाइस अलग करते हैं दूसरी, और ये हो गया 5 प्राइम। ठीक है, यहाँ पर ये ऊपर वाला टुकड़ा हो गया और एक ये टुकड़ा हो गया, ये हो गया आपका 5 प्राइम, ये हो गया आपका 3 प्राइम। ठीक है, और ये हो गया आपका, ये थोड़ा और पास ले आते हैं, और पास ले आते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका क्या, ये अगर ये 5 प्राइम है मेरे भाई, तो क्या ये इसका टुकड़ा 3 प्राइम एंड नहीं होगा? और अगर ये 3 प्राइम है तो ये क्या होगा, 5 प्राइम होगा। इन्हीं के बीच में क्या बन गई है, इन्हीं के बीच में एक निक बन चुकी है, इन्हीं के बीच में ये निक बनी हुई है। अब 3 शुड बी फ्री, तो 3 फ्री होनी चाहिए, तो डीएनए जो पॉलीमरेज है, जो पॉलीमरेज थर्ड है, वो आके तो यहाँ बाइंड कर जाएगा। अब आके बाइंड कर जाएगा, ये देखिए, मेरी बात समझो भाई, बहुत ध्यान से समझो। येलो वाला हमने बोला है, येलो वाला क्या है, येलो वाला है आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। पूरा कॉन्सेप्ट मजा देने वाला है, ये बड़ा मजा आने वाला है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आके बाइंड कर गया। अब इसको किधर बढ़ना है, 5' to 3', है ना। अब इसको आगे की ओर बढ़ना है, 3 से जाके बाइंड करेगा, 5' to 3' जाकर के भागेगा, 5' to 3' बढ़ना है। अब 5' to 3' बढ़ना है, तो आगे हिस्सा खाली तो है नहीं, जैसे यहाँ पे पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ था, जैसे यहाँ पे पूरा मैदान खाली पड़ा था, जैसे यहाँ पे पूरा मैदान खाली पड़ा, यहाँ आगे है नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डीएनए का छोटा सा टुकड़ा पाया जा रहा है। अगर डीएनए का छोटा सा टुकड़ा पाया जा रहा है, शिवानी मैम कैसे लेफ्ट हो गई? ठीक है, डीएनए का यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा पाया जा रहा है। अगर टुकड़ा पाया जा रहा है तो हमको इसको हटाना पड़ेगा, हमको इस टुकड़े को हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5' पे जो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे हैं उनको हटाना है। और कहाँ, किस दिशा में हटाना है, 5' से 3' की दिशा में, 5' से 3' की दिशा में। मतलब देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ 5' to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 5' to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। लेकिन हम लोग को पता है कि यहाँ पर 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। डीएनए पॉलीमरेज के पास क्षमता नहीं है कि ये 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कर पाए। तो क्या ये आगे के टुकड़ों को इनको हटा पाएगा? सर नहीं हटा पाएगा। अगर नहीं हटा पाएगा तो आगे क्या डीएनए को एम्प्लीफाई कर पाएगा? साहब नहीं कर पाएगा। तो मतलब डी भी नहीं कर पाएगा, तो मतलब डी भी ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्या आपको ये वाला बात समझ में आ गई? ए और बी क्यों कर पाएगा और सी और डी क्यों नहीं कर पाएगा? रंगोली जी को, अनुष्का जी को आया, दीप्ति मैम को आ गया, दिव्यांशु जी को आया, क्या शिवानी मैम को और कौन बचा, आस्था, आस्था को आया समझ में, सप्तऋषि को आया। आस्था क्या कह रही है, कुछ कह तो रही है आस्था, रुक जाइए आस्था जी, आपकी बयान में दर्ज करूं पहले, कहाँ है, हाँ ठीक है सर। फर्स्ट ऑप्शन, फिर से फर्स्ट ऑप्शन में क्या है भाई, फर्स्ट ऑप्शन तो जीवन भर से बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि 3 प्राइम अगर डीएनए एम्प्लीफिकेशन कराना है तो 3 प्राइम फ्री हो, सीधी बात, 3 फ्री हो और सामने टेम्पलेट हो, डीएनए एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा। 3 फ्री था और इसके सामने ये टेम्पलेट की तरह काम कर जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड कर जाएगा और आगे भाग जाएगा। यहाँ पर भी 3 फ्री होना चाहिए। रुक जाओ, पहले साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा साफ सफाई जरूरी है। चलिए चलिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, बोल क्या रहा है कि जो 3 होना चाहिए फ्री, तो 3 फ्री है, 3 फ्री है, और टेम्पलेट शुड बी प्रेजेंट, टेम्पलेट प्रेजेंट है। अच्छा 3 इसमें इधर भी फ्री है, 3 फ्री है, टेम्पलेट इधर भी प्रेजेंट है और टेम्पलेट इधर भी प्रेजेंट है। टेम्पलेट का मतलब क्या हो रहा है, जो फ्री एंड है उसके सामने का डीएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए, उसको देख देख के पढ़ पढ़ के वो बनाएगा। तो 3 फ्री है, यहीं पे पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और आगे की ओर भागेगा। किधर भागेगा, 5' to 3', तो भागते भागते यहाँ पहुंचेगा 3'। ठीक है, यहाँ पहुंच जाएगा, 3 फ्री है, आगे की ओर भाग जाएगा, 3 फ्री है, आगे की ओर भाग जाएगा। तो इससे क्या पता चला हमको, इससे ये पता चला कि पहले और दूसरे में डीएनए एम्प्लीफिकेशन हो पा रहा है, तीसरे में एम्प्लीफिकेशन क्यों नहीं होगा रहा? 3 फ्री तो है
लेकिन इसके सामने देखिए आप, सामने कोई स्टैंड दिख रहा है साहब? नहीं दिख रहा है। तो टेम्पलेट की तरह कौन काम करेगा? तो कोई नहीं काम करेगा, नहीं करेगा तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। यहाँ पर भी 3 तो फ्री है, लेकिन इसके सामने जरा आप मुलाहिजा फरमाइए, यहाँ पे कोई स्टैंड दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो टेम्पलेट नहीं है, तो टेम्पलेट नहीं है तो ये काम नहीं कर पाएगा, तो सी वाला नहीं कर पाएगा। डी वाले में अगर देखें तो यहाँ पे छोटा सा निक पाया जा रहा है। निक में यहाँ पे तो 3 फ्री हो चुका है, यहाँ पे 3 पाया जाएगा। 3 तो फ्री है, यहाँ पे मान लिया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आके बाइंड भी कर गया। अब इसको अगर आगे भागना है, तो आगे भागने के लिए इन न्यूक्लियोटाइड से, यहाँ पे जो छोटे छोटे छोटू छोटू से छोटू छोटू न्यूक्लियोटाइड बना दे रहे हैं, ये छोटू छोटू से जो न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे हैं, इनको तोड़ना भी होगा। तोड़ने के लिए 5-3 डायरेक्शन में तोड़ना होगा, और 5-3 डायरेक्शन में तोड़ने के लिए इस एंजाइम के पास 5-3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होनी चाहिए। देखिए ये, और हम लोग ने पहले बताया कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के पास ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है, और नहीं होती है तो ये हटा नहीं पाएगा इसको। इसीलिए देखो, इसीलिए जो डी वाला ऑप्शन है वो भी गलत है, और सी वाला ऑप्शन है वो भी गलत है, और जो गलत है वही है सही भाई। यहाँ पे जो गलत है, क्योंकि हमसे पूछा है कौन फंक्शन नहीं करेगा सबस्ट्रेट की तरह। बताइए आस्था मैम, क्या अब आपको समझ में आया? आ गया। कोई ऐसा जिसको अभी तक ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो? शिवानी मैम को समझ में आया? शिवानी मैम है कि जा चुकी हैं? कोई भी ऐसा नहीं? क्या रंगोली मैम को समझ में आया? ठीक है, सबको आया समझ में। ठीक है। क्या इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और छुपा था कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड निक ट्रांसलेशन क्यों नहीं करा पाता? आप सोचो, क्या इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और छुपा हुआ है? थर्ड वाले सिर्फ ऑप्शन में कंसंट्रेट करो, कितना प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का और आंसर मिला कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड निक ट्रांसलेशन क्यों नहीं करा सकता है? क्योंकि निक ट्रांसलेशन कराने के लिए 5-3 पॉलीमरेज एक्टिविटी भी चाहिए, और 5-3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी चाहिए, दोनों चाहिए होती है। तो 5-3 पॉलीमरेज और एक्सोन्यूक्लियस ये निक ट्रांसलेशन कराता है, और 3-5 एक्सोन्यूक्लियस जो है वो फिडिलिटी देता है, वो एक्यूरेसी को मेंटेन करता है। अगर कोई गलती हो गई तो उस गलती को सुधार करने में मदद करता है। ठीक है, तो 5-3 पॉलीमरेज और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, तो वो निक ट्रांसलेशन के लिए फर्स्ट आकर के इन्वॉल्व होता है। क्या आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही बात की नहीं जो मैं बोल रहा हूँ अभी? इस क्वेश्चन से जो बोनस निकल के आया, अनुष्का जी ये बोनस समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से निकल के आ रहे हैं, क्वेश्चन से बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं, बहुत मजे की बात है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा था, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर्स टू द फैक्टर रेगुलेटिंग द फिडिलिटी ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की फिडिलिटी को कौन सा स्टेटमेंट रेगुलेट कर रहा है? जरा 6 वाला क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट का समय है आपके पास। फिडिलिटी को कौन मेंटेन कर रहा है? दीप्ति मैम का फर्स्ट का 6 का ए आ रहा है, आस्था का भी ए आ रहा है।
दिव्यांशु बताओ भाई जल्दी। दिव्यांशु एक भी आंसर नहीं दे रहे हैं, इस समय पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे ज्यादा। अनुष्का जी बतलाइए, अगर दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो वो भी बता सकते हो। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बतलाता हूँ, मैं ही बतला रहा हूँ। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, वो क्या करती है, प्राइमर को रिमूव कराती है, प्राइमर को रिमूव कराती है और निक को ट्रांसलेट करती है, निक ट्रांसलेशन कराती है। लेकिन हमने अभी भी बोल दिया कि 5 to 3 फिडिलिटी मेंटेन नहीं करती है। और हम लोगों ने क्वेश्चन में बोला है कि इसमें से कौन फिडिलिटी मेंटेन करता है, इनमें से कौन फिडिलिटी मेंटेन कर रहा है। हम लोगों को इस बात पे काम करना है कि कौन फिडिलिटी मेंटेन कर रहा है। तो बोल रहा है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर्स टू द फैक्टर रेगुलेटिंग द फिडिलिटी ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, व्हिच वन ऑफ द ऑप्शंस गिव्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट, बताओ। तो 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो होती है रेप्लिकेशन, रेप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेज की, क्या वो फिडिलिटी मेंटेन करती है? सर नहीं करती है। फिडिलिटी मेंटेन करने का मतलब समझ रहे हो, ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ा, ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ा, ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ा, ध्यान दो भाई, अनुष्का जी ध्यान दीजिए, ऐसे न्यूक्लियोटाइड जोड़ते चले जा रहे हैं, ऐसे न्यूक्लियोटाइड जोड़ते चले जा रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो जोड़ने की दिशा क्या है, जोड़ने की हमेशा दिशा होगी, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो आरएनए हो, है ना, चाहे कोई भी पॉलीमरेज काम कर रहा हो, जोड़ने की हमेशा दिशा 5 to 3 होगी। इस जोड़ते 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 घटनाक्रम में एक न्यूक्लियोटाइड जो मैंने ये जोड़ दिया था, ये गलती से जुड़ गया था, गलत जुड़ गया था, ये गलत जुड़ गया था। तो गलत जुड़ गया था तो इस न्यूक्लियोटाइड को फर्दर फिर से तोड़ो, हटाओ, है ना, और इसकी जगह इसको हटा दो और इसकी जगह फिर से एक करेक्ट वाला एंजाइम ला करके यहीं पे फिट कर दो। करेक्ट वाला एंजाइम बोलना बहुत गलत बोल दिया, करेक्ट वाला न्यूक्लियोटाइड ला करके इसमें फिट कर दो। इसको जो हमने हटाया वो किधर से किधर भागे, 3 इस वाले एंड से 3 से किधर भागे, 5 तो 3 to 5 जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है वो फिडिलिटी मेंटेन करती है। 5 to 3 एक्टिविटी होती है वो फिडिलिटी नहीं मेंटेन करती है, वो गलत न्यूक्लियोटाइड को नहीं हटाती है, वो प्राइमर को एक्सटेंड कराती है, वो प्राइमर को हटाती है, प्राइमर को रिमूव कराती है, और प्राइमर को रिमूव कराने के बाद वहां पे नए नए डीएनटीपी ऐड करती है। जब प्राइमर के आरएनटीपी सारे खत्म हो जाते हैं तब वहां पे फर्दर कुछ और डीएनए भी हटा सकती है, तो ये सब काम करती है। लेकिन वो गलत अगर कुछ हो गया तो वो उसको सही नहीं करती है, मतलब पी वाला ऑप्शन जो है आपका गलत है। और पी जहां जहां दिखे वो सारे के सारे ऑप्शन गलत होने वाले हैं, मतलब बी और डी तो गलत हो ही गया। अब जो है क्यू और आर, क्यू और आर, क्यू और आर आपका सही है, क्यू सही है और आर तो सही है ही है। सारा का सारा दारोमदार एस पे आ गया है, सारा का सारा दारोमदार एस पे आ गया। फिर भी हम लोग क्यू और आर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर भी हम लोग क्यू और आर के बारे में बोल रहे हैं। बोला था इम्बैलेंस्ड इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ 4 DNTP, ये भी फिडिलिटी को रेगुलेट करता है। अगर इम्बैलेंस इंट्रासेलुलर डीएनटीपी हो जाएगा, मान लिया गया डीएटीपी ज्यादा हो गए हैं, डीएटीपी बहुत ज्यादा हो गए हैं, अगर डीएटीपी बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो डीएटीपी का इनकॉर्पोरेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है ना। तो इससे क्या होगी, फिडिलिटी डिस्टर्ब होगी, इससे भी फिडिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरी चीज बोल रहा है कि अगर इंट्रासेलुलर आरएनटीपी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दे, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ा दे, तो डीएनए के पास क्या होता है, डीएनए के जो पाम डोमेन होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, पॉलीमरेज थर्ड का हम लोगों ने 3 डोमेन पढ़े थे। फिंगर डोमेन बहुत अच्छे से पढ़ा था, सब वीडियो अपलोडेड है, शायद वो पब्लिक है वीडियो, तो पब्लिक वाली वीडियो जो भी देख रहे हैं वो देख सकते हैं, है ना, मैं लिंक भी कॉपी कर दूंगा, सजेस्ट कर दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा। तो पॉलीमरेज थर्ड में, है ना, पॉलीमरेज जो थर्ड है भैया आपका, आप देखो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के पास 3 डोमेन थे, कौन सा डोमेन था, पाम डोमेन, फिंगर डोमेन
और थंब डोमेन। पाम डोमेन के ऊपर है ना 2 प्राइम OH को 2 प्राइम OH को है ना 2 प्राइम OH के साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट किया जाता था, जिसके कारण 2 प्राइम OH वाले जो भी न्यूक्लियोटाइड है उनको जोड़ा नहीं जा सकता था। तो 2 प्राइम वाले OH वाले न्यूक्लियोटाइड कौन होते हैं सर? सर वो RNA के पास होता है। RNTP के पास 2 प्राइम OH होता है, तो RNTP जुड़ नहीं पाते। लेकिन अगर लगातार इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन RNTP की बढ़ जाए, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड इनकॉर्पोरेशन ऑफ RNTP ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस विच आर नॉट इजिली रिमूव्ड, जिसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर एक बार RNTP जुड़ जाता तो फिर उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि अगर एक बार RNTP जुड़ेगा तो जुड़ेगा किससे? DNTP है ना, DNTP जुड़ते चले आ रहे थे, गलती से DNTP के साथ में एक RNTP भी जुड़ गया, और ये जब RNTP जुड़ गया तो इसको बैक ट्रैक करके तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा सर? क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा था, ये वाला बॉन्ड देखिए साहब, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा था वो DNTP के बीच में बन रहा था। ये वाला बॉन्ड जो बन रहा था वो DNTP के बीच में बन रहा था। बट ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है सर, ये वाला बॉन्ड जो बन रहा है वो DNTP नहीं, RNTP और DNTP के बीच में बन रहा है। और हम लोगों ने DNA रेप्लिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ा था, जहां पर आप लोगों को बताया गया था कि इस तरह के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक अलग से स्पेशल एंजाइम आ रहा था, जिसका क्या नाम था, कोई बतलाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। फ्लैप इंडोन्यूक्लियस कहते थे उसको, फ्लैप इंडोन्यूक्लियस कह रहे थे। ठीक है, तो इसको तोड़ करके अलग करना बहुत मुश्किल हो पाएगा, है ना। तो एक तो ये भी ऑप्शन आपका सही बैठा, ये भी सही बैठा। रिमूवल ऑफ इनकरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड बाय द मिसमैच रिपेयर सिस्टम, ये भी फिडिलिटी को मेंटेन कर रहा है। तो QRS, सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, अनुष्का, दीप्ति मैम सबको आ गई। ठीक है, शिवानी मैम कहीं चली गई है, कोई बात नहीं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द टीलोमेरेस, टीलोमियर्स के बारे में निम्नलिखित स्टेटमेंट बतलाए गए हैं। टीलोमियर के बारे में निम्नलिखित स्टेटमेंट बतलाए गए हैं। बोला जा रहा है द टीलोमियर बाइंडिंग प्रोटीन आर बिलीव, थोड़ा छोटू करते इसको, अब आया पूरा क्वेश्चन है ना, आर बिलीव्ड टू शील्ड टीलोमियर फ्रॉम, अच्छा पहले तो देख लेते, करेक्ट पूछ रहा है ना, ऑल करेक्ट, अब सही है, सही वाले ढूंढते हैं। द टीलोमियर बाइंडिंग प्रोटीन्स आर बिलीव टू शील्ड टीलोमियर फ्रॉम द सेल डीएनए रिपेयर मशीनरी, है ना, डीएनए रिपेयर मशीनरी, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज द डबल स्टैंडर्ड ब्रेक। ये तो बहुत सही बात बोल रहा है ना, ये तो बहुत सही बात बोल रहा है कि डीएनए रिपेयर मशीनरी जो होती है ना, वो पहचान लेगी अगर टीलोमियर फ्री रहेगा। तो टीलोमियर पे को हम लोग क्या करेंगे, टीलोमियर पे खूब ढेर सारी टीलोमियर बाइंडिंग प्रोटीन लगा देंगे, जो हमारे टीलोमियर को क्या करेगा, ढके रहेगा। और डीएनए रिपेयर, अब याद आपको रखना है कि डीएनए रिपेयर मशीनरी क्यों एक्टिवेट होती है, क्योंकि टीलोमियर पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसकी वीडियो नहीं बना पाया हूँ, उसकी वीडियो बनाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं, अब कुछ काम जो है वो बोला नहीं करूंगा, कर दिया करूंगा डायरेक्ट, जब कर दूंगा तब तो पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो उस टीलोमियर के पास क्या पाया जाता है, लास्ट में एक ओवरहैंग्ड एरिया पाया जाता है, लास्ट में कुछ ओवरहैंग्ड एरिया पाया जाता था, जो मतलब सिंगल स्टैंडर्ड रहता था। इस सिंगल स्टैंडर्ड को लास्ट में ला करके लूप के फॉर्म में अंदर कर दिया जाता था ऐसे। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसका जो सिंगल स्टैंड है वो इसको ऐसे लूप बना के अंदर कर दिया जाता था, छुपाया जाता था, और छुपाने के बाद ऊपर ढेर सारी टीलोमियर बाइंडिंग प्रोटीन भी लगा दी जाती थी, ताकि इसको कोई भी बाहर से डीएनए रिपेयर एंजाइम पहचान ना पाए कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जा रहा है। अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए खुला रह गया तो डीएनए रिपेयर मशीनरी आएगी, डीएनए रिपेयर मशीनरी आकर के जबरदस्ती अपना काम करने लग जाएगी और बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये बात तो बहुत सही बोल रहा है। तो पी जहां जहां दिख रहा है वो सही है, और दुर्भाग्य की बात है कि केवल एक ही ऑप्शन कट हो पाया, वो है सी। क्यू वाले में आ जाते हैं, क्यू वाले पे,
टीलोमरेज इन ह्यूमन हैज आर द रिपीट्स ऑफ टी, अरे तो बड़ा आसान हो गया, TTA ट्रिपल 4G है, मुझे लगा आसान काम है। 4G कहाँ होते हैं भाई, 4G होते हैं क्या, कैसी बात करते हो यार। TTA जी 3 बार जी रिपीट होता है, ये 4G रिपीट कर दिए, बोले 4 बार रिपीट होता है जी। TTA जी सीक्वेंस दैट कैन एक्सटेंड अप टू 150 केबी, अरे दादा बड़ा ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा खींच करके 5 से 15 केबी के आसपास का इनका रेंज रहता है, आप चाहो तो ऐड कर लेना। अब आपको ये भी पता चला कि टीलोमियर के जो सीक्वेंस रिपीट सीक्वेंस है वो इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं 2023 में आया हुआ है, तो 150 नहीं होता, वहां पे ऐड कर लेना भाई। 5 से लगभग 15 केबी के आसपास की रिपीटिंग होती है, 5 से लगभग 1500 है ना, 500 से लेकर के 1500, नहीं 15 केबी, 15 केबी का मतलब 15,000, 5,000 से लेकर के 15,000 किलो का मतलब 1,000 होता है ना, 15,000 बेस पेयर रिपीट हो सकते हैं। तो ये हो रहा 150 तो बहुत ज्यादा हो गया साहब, तो ये तो बहुत गलत बात आपने बोला, क्यों जहां जहां दिख रहा है उसको मार भगाओ, क्यों यहाँ भी दिख रहा है, एक और गयो, एक और धाराशायी हुआ। अब आर तो दोनों में सही ही है, तो आर तो सही है, आर ज्यादा बड़ा रोल नहीं प्ले कर रहा, बट हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है कि क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट उठा के लाना है, यही पढ़ने का तरीका है, ऐसे ही हम लोगों को जीवन में पढ़ना है। इन द डिफरेंशिएटेड सेल टीलोमेरेज इज इनएक्टिव, जब कोई सेल डिफरेंशिएट हो जाती है, जैसे हम लोग की बॉडी जनरल बॉडी सरफेस पे जो है, जनरल बॉडी की सरफेस नहीं बोलना चाहिए था, जनरल बॉडी की जो सेल्स है वो डिफरेंशिएट हो चुकी है, उनका फेट निश्चित हो चुका है, जैसे स्किन की सेल, किडनी की सेल, हार्ट की सेल्स, तो वहां पे क्या टीलोमेरेज इनएक्टिव हो जाता है भाई, सही बात है। लीडिंग टू द शॉर्टनिंग ऑफ द, जिससे कारण लगातार टीलोमियर शॉर्ट होता चला जाए। टीलोमियर से रिलेटेड वीडियो, टीलोमियर के बढ़िया डेडिकेटेड वीडियो हम अपलोड कर देंगे, जिन्होंने देख ली है, जिन्होंने लाइव क्लास में पढ़ लिया उनको पता है, ठीक है, उस दिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो दोबारा देख लेंगे, ठीक है। और एक वीडियो में पूरा टीलोमियर आराम से 50 मिनट की वो वीडियो बनेगी, ठीक है। तो हड़बड़ हड़बड़ वाला मेरा काम नहीं रहता, अगर अच्छे से टाइम दे सकते हो, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, तो वीडियो जरूर देखते रहो। ओवर 100 ऑफ द सेल डिवीजन, ओवर 100 ऑफ द सेल डिवीजन, सैकड़ों सेल डिवीजन के लिए, अच्छा वहां पर एक रेशियो था, क्या कोई वो रेशियो का नाम बता सकता है जो भी लाइव क्लास में देख रहे हैं, उस रेशियो को क्या बोला गया था, वो रेशियो बतला रहा था कि एक एवरेज सेल कितनी बार सेल डिवाइड करता था, उसका क्या नाम था, मैं तो भूल गया हूँ उसका नाम। डैमेज टू द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, है ना, ये तो बात सही बोल रहा है, और अल्टीमेटली अपोप्टोसिस हो जाएगी, सही बात है, तो आर तो सही है ही है, और उससे हम लोगों को सही मिल नहीं रहा। एस के ऊपर सारी बात है, पहले एस ढूंढ लो, फिर आप हमको वो रेशियो जरा लिख के बताओगे तो मुझे बड़ा अंदर से खुशी होगी। द परसिस्टेंस ऑफ द टीलोमरेज एक्टिविटी, द टीलोमरेज एक्टिविटी की परसिस्टेंट इन सेवरल कैंसर, अच्छा कैंसर में टीलोमरेज की एक्टिविटी परसिस्टेंट रहती है। अलाउ द सेल्स टू कंटिन्यू, अरे यार ये तो सीधा पॉइंट आ गया जो मैंने पढ़ाया था, एस भी सही है, तो एस सही है, तो भाई एस सही है, तो भाई ये सही हो गया, पी और एस सही होने से ऑप्शन नंबर सही हो रहा है। क्या सबको बात समझ में आ रही है, कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो। 4 नंबर के क्वेश्चन देखो सॉल्व कर रहे हैं। अब हमको ये बताओ, ये मैं जानबूझ करके पीछे मैं पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ डीएनए रेप्लिकेशन के, क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि वो चीजें आपसे छूट ना जाए, वो चीजें आप करते रहो, है ना, तो इससे फायदा हमको ही होने वाला है और आपको होने वाला है। क्या कुछ कॉन्फिडेंस अब आना शुरू हो रहा है कि नहीं, अभी एक टेस्ट भी होने वाला है भाई, तैयारी रखो, जिसमें हम लोग पूरा डीएनए के बेसिक्स, अभी नोट्स सारे नोट्स मर्ज कर रहा हूँ मैं, बहुत सारा काम कर रहा हूँ, कल देखो कितना सारा काम किया, पुराना नोट से गड़बड़ था उसको मर्ज करके सही किया, इसको क्वेश्चंस बना के दिए, बढ़िया सा कंटेंट बना के रखा, है ना। और एक काम और किया था, उस पर भी टाइम दिया है मैंने, 2 घंटे लगभग काम चल रहा है, उसका फॉन्ट साइज छोटा करना है, सारी पीडीएफ मर्ज करके जो शुरू की 10-11 वीडियोस है उनकी एक पीडीएफ बना करके आपको दे दिया जाएगा, तो एक जगह पे सारे नोट्स हो जाएंगे, फिर आप चाहो तो उसको प्रिंट करा सकते हो, या एक ही जगह पे सारे नोट्स हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको बहकना नहीं पड़ेगा, और वो छोटे फॉन्ट रखेंगे तो कम पेज में होगा, तो आपको ज्यादा पेज लगेंगे भी नहीं, अरे भैया ये तो 40 पेज पढ़ना, नहीं, वो 15 पेज में हो जाएंगे, 20 पेज में हो जाएंगे। चलिए महाराज क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं।
ये देखिए, ये देखो कितना फर्जी क्वेश्चन, 4 नंबर में। CSIR वाले भी 4-4 नंबर फ्री में दे देते हैं बच्चों को। पढ़ के देखिए भाई। इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं पढ़ के भी नहीं पूरा देखता था, मैं नीचे देखता था करेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट। देखते हैं कोई वो रेशियो का नाम बता पाया। कोई नहीं बताया। दिव्यांशु आंसर दे रहे हैं बी। दिव्यांशु तब तक भाई उस वाले रेशियो को नाम बताओ जहां पे हमने बताया था, उसका क्या नाम था। जिस रेशियो के दम पे बताया जाता था कि एक सेल कितनी बार इन एवरेज मल्टीप्लाई कर सकती है, टीलोमेरेज में बताया था, वो लिख के भेजो मुझे। दीप्ति मैम आप भी बताइए तब तक, जब तक ये जनता जनार्दन इस क्वेश्चन को कर रही है, जब तक रंगोली जी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही हैं, तब तक के लोग बता सकते हैं। सब लोग, अनुष्का टीलोमेरेज शायद पढ़ी नहीं थी मुझसे। अनुष्का टीलोमेरेज पढ़ी थी शायद, क्या नहीं पढ़ी है? पढ़ी होंगी, पढ़ी है अनुष्का जी, पढ़ी है तो भाई बतलाइए आप। टीलोमेरेज के बारे में जो हमने एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम थी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। लास्ट की 2 वीडियोस पढ़ी थी आपने हमसे, 2 क्लासेस की है। तो जरा बतलाइए कि उस रेशियो को क्या बोला था हमने। कुछ लोग मार नोट्स निकाल लिए, देखने में लगे हुए हैं। कोई नहीं बता पा रहा है, हम भी नहीं बताएंगे। अब आप नोट्स में देख करके या कहीं से भी, कैसे भी, नोट्स में ही है, सबसे लास्ट लाइन पे था, सबसे लास्ट लाइन पे, अंतिम या सेकंड लास्ट भी हो सकती है, शायद अंतिम ही थी, टीलोमियर वाले में, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम वाले में। ठीक है, एंड रेप्लिकेशन वाले, एंड रेप्लिकेशन वाले जो भी प्रॉब्लम था, वहां पर सबसे लास्ट मिलेगा। चलिए आप लोग ढूंढिएगा, आपकी जिम्मेदारी है। इसमें सबने आंसर क्या क्या दिया है? क्या सबने बी आंसर दिया है क्या? आस्था ने बी, अनुष्का ने भी, दीप्ति मैम ने भी, दिव्यांशु ने भी, है ना, सारों लोगों ने बी दिया है। और 1-2 लोगों ने आंसर नहीं भी दिया है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बता रहा है बहुत लंबा, देखो क्वेश्चन कितना लंबा सा बनाया, ये सब फर्जी की बात बोल रहा है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ के देख लिया है पूरी कहानी। PQRS 4 कॉलम में पॉसिबल प्रोडक्ट है और स्पेसिफिक एक्शन है। तो न्यूक्लियोटाइड कब मिलेगा हमको? हमको पता होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड कब मिलता है, जब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटता है तो न्यूक्लियोटाइड्स अलग हो जाते हैं। तो P में 3 होना चाहिए था, क्या शायद हो सकता था। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA कब मिलेगा? जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने पे सिंगल स्ट्रैंडर्ड मिलेगा। S में 1, S में 1 यहाँ दिख रहा है और S में 1 यहाँ दिख रहा है। P में 3 भी यहाँ दिख रहा है, P में 3 यहाँ भी दिख रहा है। इससे काम नहीं चलेगा। Q में ओनली नाइट्रोजनस बेस, केवल नाइट्रोजनस बेस कब अलग होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ दो तो नाइट्रोजनस बेस अलग हो जाएगा। कहाँ पर है? Q में 4, Q में 4 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। तो भाई Q में 4 यहाँ पे दिख रहा है। बहुत आसान बात हो गई। हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे, है ना, बड़ा अच्छे से बताया गया था कि एक एक DNA को बनाने के लिए यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होता है, और इस बेस को जोड़ने के लिए, नाइट्रोजनस बेस को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक बॉन्ड होता है जिसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। कितना आसान क्वेश्चन था, 4 नंबर का। 4-4 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, समझो। कुछ नहीं है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पता नहीं क्या है। अब आपको कॉन्फिडेंस, बेहतरीन कॉन्फिडेंस आएगा। ये मैं आपको बार बार क्वेश्चन लाके ना कराऊं, आप लोग खुद उठाओ क्वेश्चन करो, खुद क्वेश्चन करो। मैं जो अनसॉल्व बताया हूँ, मैं उसमें शुरू के 100 तक के क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, उसके बाद के आप लोग खुद उठा के करो, देखो कितना मजा आने वाला है। अब लगभग लगभग 50% क्वेश्चन करने लायक आप हो चुके हो। ठीक है, यहाँ पर जो बॉन्ड है,
ये क्या हो रहा है, ये आकर के फॉस्फेट से जुड़ रहा है और इसको बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, है ना। अगर दोनों तरफ से जुड़ जा रहा है तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। फिर ऐसे एक और यूनिट जुड़ती जाएगी, एक और यूनिट जुड़ती आएगी, जिससे कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे। तो न्यूक्लियोटाइड को अलग करने के लिए फास्फोडाइस्टर बॉन्ड था। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, अब एक स्ट्रैंड ये एक स्ट्रैंड डीएनए, ये इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जा रहा है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अगर इसको अलग करना है, डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड बनाना है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है। और लास्ट जो आ रहा है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड को अलग करना है तो क्या करना होगा आपको, फास्फेट ग्रुप को अलग करना होगा। तो न्यूक्लियोसाइड को अलग करने के लिए आपको फास्फेट ग्रुप को अलग करना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें तो मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि समझ में आ गया कि नहीं। दो क्वेश्चन हो गए और आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। चलिए भाई देखते हैं। पार्ट बी में क्वेश्चन आया था 2023 जून में, आसान क्वेश्चन है। अनुष्का बहुत बढ़िया आंसर दे रही, बहुत तेजी से, 9 का डी बता रही। आस्था जी भी आज पूरी फॉर्म में है, डायरेक्ट जवाब दे रही हैं। दिव्यांशु डी, सबका डी आ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, देखो कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है। कितना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है CSIR में, भाई ऐसे आ सकता है। ये अब आपको आसान लग रहा है ना, जब इतनी दम लगा के हमने पढ़ाया है तब लग रहा है। इतना आसान नहीं है मेरे भाई, इतना आसान नहीं है। अब थोड़ा हम लोगों को तेज पढ़ना पड़ेगा। तेज क्या करना पड़ेगा, 9 और 10 नहीं, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा, है ना। हो सकता है थोड़ा सा ये क्वेश्चंस वाली प्रैक्टिस शाम को करा दे, क्योंकि आज तारीख हो गई है, कितनी हो गई होगी, 8 9 कुछ हो गई होगी, 8 हो गई होगी शायद, है ना। आज 9 तारीख हो गई है, तो 9 तारीख हो जाने पे तब तो बड़ी समस्या है। इसको इसी महीने में कंप्लीट कराना है और बहुत सारा अभी कंटेंट बचा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा बचा हुआ है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, और जिसमें से 11 तारीख को क्लास हो नहीं पाएगी, 11 की क्लास हो नहीं पाएगी। हो सकता है 11 की हम शाम को पढ़ा दें, जहां पर जाएंगे अगर वहां पे वाईफाई पर्याप्त मात्रा में मिला, नहीं पढ़ा पाएंगे 11 को, क्योंकि 11 को तो लौट रहे होंगे ना, बस में होंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना। रात तक अगर आ जाएंगे तो पढ़ा देंगे, क्योंकि इस समय रात में खाली होंगे तो पढ़ा देंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। जब भी पढ़ाया जाएगा आपको 1 2 घंटा पहले ही आपको बताया जाएगा, ठीक है। टच में रहना है आपको, क्लास बता दी जाएगी आपको कि इस समय क्लास है। हो सकता है पहले ही सुबह वाली क्लास में ही शाम के बारे में बता दिया जाए कि शाम को भी एक क्लास हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी पढ़ करके हम लोग अब पॉली जो वो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो कंप्लीट कर लिया जाए। बोला जा रहा है इन यूकैरियोटिक जीन्स डीएनए सीक्वेंसेस दैट डिफाइंस जीन प्रोडक्ट अकर्स। यूकैरियोटिक जीन में डीएनए सीक्वेंस जो जीन प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो बोला जा रहा है अकर्स इन द इन यूकैरियोटिक डीएनए सीक्वेंस जीन प्रोमोटर। प्रोमोटर के बारे में पूछ रहा है, प्रोमोटर कहाँ पाए जाते हैं। ओनली इन द रीजन इन द अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो आपको पता होना चाहिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये स्टार्ट साइड हो गई थी, है ना। RDRLU पढ़ रहे थे, लेफ्ट साइड में अपस्ट्रीम पढ़ रहे थे, और लेफ्ट साइड में अपस्ट्रीम पढ़ रहे थे, और RD पढ़ रहे थे, राइट साइड में डाउनस्ट्रीम पढ़ रहे थे, राइट साइड में डाउनस्ट्रीम। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोमोटर लेफ्ट पे भी था और राइट पे भी था, डाउनस्ट्रीम भी था और अपस्ट्रीम भी था, दोनों जगह पे प्रोमोटर हो सकते थे। बस ओवरऑल इन प्रोमोटर का काम क्या होता था, किसी तरह से प्रोमोटर का काम क्या होता था कि किसी तरह से सारे प्रोमोटर्स का एक लाइन में काम समझो कि प्रोमोटर्स का काम क्या होता था, अपने साथ प्रोटीन वगैरह जोड़ वोड़ करके, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो भी जोड़ना है जोड़ वोड़ करके, किसी तरह से आरएनए पॉलीमरेज को इनिशिएटर साइट या TSS बोले थे, ट्रांसक्रिप्शन, है ना, जो ट्रांसक्रिप्शन साइट है, स्टार्ट पॉइंट है, दैट इज +1 से आरएनए पॉलीमरेज को गाड़ी स्टार्ट करा दिया जाए।
ये गाड़ी कहीं +7 से या +10 से या +20 से, जो भी आप बोलो, या माइनस से ना स्टार्ट हो पाए। ये स्टार्ट कहाँ से हो, +1 से स्टार्ट हो। बस ये मेन काम है प्रमोटर का। प्रमोटर का काम क्या है, अपने साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को कुछ इस तरह से बांधा जाए, बांध करके आरएनए पॉलीमरेज को इस तरह से न्योता दिया जाए कि वो +1 से ही अपनी गाड़ी स्टार्ट करे। बस ये एक लाइन में सिंपल भाषा में ये जवाब रहा। तो ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों होते हैं, ये बोल रहे हैं अप स्ट्रीम होता है, गलत बात बोल रहे हैं। ओनली इन द रीजन ऑफ द रिप्रेजेंट ट्रांसक्राइब पार्ट वही डाउन स्ट्रीम बोल रहे हैं, ये भी गलत बात बोल रहे हैं, बहुत गलत बात बोल रहे हैं। इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक हम दोनों पढ़ रहे थे। ओनली इन द रीजन ऑफ डाउन स्ट्रीम, नहीं भाई, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों रहता है। टाटा तो मेरा प्यारा टाटा, तो टप अप स्ट्रीम हो रहा था, टाटा अप स्ट्रीम हो रहा था भैया, है ना। either in the region upstream and transcription start site or within the transcribed region, दोनों जगह अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों जगह पे पाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा 10 क्वेश्चंस और दिए जाएंगे, 10 क्वेश्चंस और दिए जाएंगे, अलग से भेज दिया जाएगा ग्रुप में, जो भी पेड मेंबर्स है उनको, वो उसको सॉल्व करेंगे। सप्तऋषि जी का आंसर आना शुरू हो गया भाई, सबका बी आ रहा है क्या? सबसे पहले आस्था लाई है बी। सबका भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या गलत किया लास्ट में आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या गलत किया आपने? सबका भी आ रहा है भाई, बहुत खूबसूरत। इट इज द टाटा भी नॉट ट्रू पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, नॉट ट्रू पूछ रहा है, क्या सही किया आप लोगों ने। क्या सही किया, नॉट ट्रू पूछ रहा है, ठीक है। इट इज द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी, बहुत बढ़िया बात है। डी में दोनों बातें पढ़ेंगे हम लोग, कौन कौन से थे कंपोनेंट, टीबीपी और टीएएफ, ये दो कंपोनेंट हो रहे थे, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है, हमको गलत ढूंढना है। टीबीपी रिकॉग्नाइज द टाटा एलिमेंट बाय इंसल्टिंग वन ऑफ इट्स अल्फा हेलिक्स, पूरा पूरा थोड़ी नहीं अंदर पहुंचा दे रहा था, इतनी जगह ही नहीं है। माइनर ग्रुप पे आकर के टीबीपी बाइंड हो रहा था, छोटू सी जगह है, उसी के अंदर से अपनी अमाइनो एसिड फेनाइल एनानिन को इंसर्ट करा पा रहा था, और इंसर्ट करा करके इंटरकैलेट करा पा रहा था, और इंटरकैलेट करा करके जो भी साइट है, प्रोमोटर साइट है, उसको बेंड करा पा रहा था, और बेंड 80 डिग्री करा पा रहा था। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था बड़ा अच्छा सा, है ना। तो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन रिकॉग्नाइजेस द टाटा एलिमेंट बाय इंसर्टिंग वन ऑफ इट्स अल्फा हेलिक्स इनटू द मेजर ग्रुप ऑफ द डीएनए, है ना। ये तो गलत बात है, पहली बात तो मेजर ग्रुप पे नहीं होता है, वही बात सही है, ये तो माइनर ग्रुप पे काम होता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अल्फा हेलिक्स इतना लंबा प्रोटीन अंदर पहुंचाने की क्षमता ही नहीं है, अमाइनो एसिड्स लेवल पे काम चल रहा है, आप हेलिक्स लेवल पे बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों स्तर पे बात गलत कर दी गई। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन कॉज द डीएनए टू बेंड, बहुत अच्छी बात है, दोनों में बातचीत हुई, डीएनए बेंड हो गया। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन इज गवर्न इन द पार्ट ऑफ इंटरकैलेशन ऑफ द साइड चेन ऑफ द फेनाइल एलानिन रेसिड्यू ऑफ द, अरे ये तो नोट से एज इट इज पॉइंट उठ के आ गया, एज इट इज पॉइंट नोट्स का ही आ चुका है, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज अलग है ना, थोड़ा थोड़ा वहां पर मैंने बहुत अच्छे से बताया, यहाँ पर इन्होंने बहुत थोड़ी सी बात बताई, यहाँ पर
80 डिग्री नहीं बोला और किस तरह से इंटरेक्शन हो रहा, कहाँ पर क्या हो रहा, वो चीज़ें नहीं बताई है, बट ओवरऑल ये बात सही है। तो ओवरऑल क्वेश्चन जो है बी गलत हो गया है ना। तो इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सही सही आंसर दिए। अब आप खुद को सेल्फ इवेल्युएट करो, क्या अब आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है, दिव्यांशु क्या कह रहे थे आज ना, कुछ पता नहीं क्या बोल रहे हैं। दिव्यांशु बोल रहे हैं यस सर आज ना, अब इसका मतलब मैं नहीं समझ पाया था। क्या कुछ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया, जल्दी बताइए। ठीक है, आस्था जी को, दीप्ति मैम को, सबको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि CSIR कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस आपको सही दिशा से पढ़ना है और इस लेवल के क्वेश्चंस करना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स क्या करा रही है, फर्जी के क्वेश्चन डिजाइन करके सरल सरल से बच्चे को खुशी आ जाती है कि वाह हम तो क्वेश्चन कर ले रहे हैं, फर्जी का कंटेंट हो रहा है। ठीक है, तो हमको कहीं किसी से कंपेयर कुछ करना नहीं है, ना किसी को ब्लेम करना है, बट हो ये रहा है कि CSIR लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराए ही नहीं जा रहे हैं। CSIR लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए CSIR लेवल का आपको पहले पढ़ाना पड़ जाएगा, और उसको पढ़ाने के लिए पहले आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आता नहीं है, चाहे जितना आता हो, पढ़ना पड़ेगा, बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, तब आएगा। अपडेट रहना पड़ेगा, बार बार अपडेट होते रहना पड़ेगा, तब हो पाएगा। ठीक है, अब जब हम लोग टाटा बाइंडिंग हम लोग अपने समय में 2021 में पढ़ते थे, तब हम लोग ये वाला कंटेंट नहीं पढ़ते थे। ये जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और DNA इंटरेक्शन है, बस खाली इतना पढ़ा था। मेरा जो नोट्स है उसमें केवल इतना लिखा हुआ है कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और DNA जब इंटरैक्ट करता है तो DNA बेंड होता है, बस। अब इंटरेक्शन करने का क्या लहजा है, क्या तरीका है, क्या मैकेनिज्म है, कुछ नहीं पढ़ा था। लेकिन अब उससे क्वेश्चंस आने लग गए, तो अब आपका लेवल और बढ़ा है ना, उससे आपका लेवल और बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को करते रहेंगे। मिलते हैं अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्या, अभी कुछ क्वेश्चंस और देंगे, और नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोट में कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सारे के सारे और प्रोमोटर यूकैरियोट के अच्छे से पढ़ लोगे आज। ठीक है, खूब अच्छे से तैयार कर लोगे। खाली इतना सबसे पहले यही काम करना है। सबसे पहले काम क्या करना है, 20 मिनट का एक काम है, जितने क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। फिर से सॉल्व करते समय सही आंसर की तलाश में अगर रहोगे तो जीवन भर गलत चुन लोगे। आपको दो काम करना है, सही आंसर सही क्यों है और गलत आंसर गलत क्यों हुआ। ये पूरा पढ़ोगे तो आपके खूब कॉन्सेप्ट सही होने वाले हैं। तो उस लेवल से जा करके आपको पढ़ना। ठीक है, उस लेवल पे जा करके आप लोग पढ़ना अच्छे से। 20 मिनट मैक्सिमम लगेगा, तुरंत ये काम कर डालना। इसके बाद क्या करना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और ट्रांस जो प्रोमोटर है उनको खूब अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिलहाल अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।